जय हिंद दोस्तों। अभी हम पिछली वीडियो में आप लोगों को मृदा जल के बारे में चर्चा किए थे और आज हम लोग मृदा जल स्थिरांक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मृदा जल स्थिरांक क्या होता है? तो मृदा जल स्थिरांक क्या होता है दोस्तों कि विभिन्न प्रकार की मृदाओं द्वारा धारित जल की मात्रा को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले स्थिरांक मृदा जल स्थिरांक सॉइल वाटर कांस्टेंट कहलाता है। तो मैं आपसे फिर बता दूं कि विभिन्न प्रकार की मृदाओं द्वारा धारित जल की मात्रा को ज्ञात करने के लिए जो भी बिंदु प्रयोग किए जाते हैं, जो स्थिरांक प्रयोग किए जाते हैं, वही मृदा जल स्थिरांक कहलाता है। इसके निम्नलिखित कई प्रकार के जो है इसके आपके पॉइंट्स हैं, तो मैं एक एक पॉइंट की बात कर रहा हूं कि पॉइंट कौन कौन सा होता है। तो पहले मैं बात करूंगा आपका पीएफ, मतलब कि जो जल धारित होती है किस बिंदु से होती है, किस तनाव पे होती है, किस मापक द्वारा होती है, क्या क्या वो पॉइंट होते हैं, क्या क्या वो बिंदु होती है, आज हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो पहले हम पीएफ की बात करें। देखिए पीएफ क्या होता है। पीएफ एक माप है कि वो कितने पीएफ पे मृदा किस स्थिरांक को प्रदर्शित करती है, वहाँ की बात हो रही है। तो क्या क्या कि आपको हम बताएं कि पीएफ क्या होता है कि यह उस संख्या का लघुगुणक है। पीएफ क्या है? पीएफ उस संख्या का लघुगुणक है जो इकाई जल स्तंभ की ऊंचाई को सेंटीमीटर में व्यक्त करता है। क्या करता है? सेंटीमीटर में व्यक्त करता है, जिसके भार का दबाव उस चूसल जल के समतुल्य होता है जिससे मृदा द्वारा धारित जल मृदा से अलग किया जा सकता है। दोस्तों वही मैं बात बताऊं आपको कि यह उस संख्या का लघुगुणक है। पीएफ क्या है? यह उस संख्या का लघुगुणक है जो इकाई जल स्तंभ की ऊंचाई को, इकाई का मतलब कोई एक इकाई, जिससे मतलब जैसे 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, इकाई की बात होती है कि जो इकाई जल की स्तंभ की ऊंचाई को सेंटीमीटर में व्यक्त करता है, जिसके भार का दबाव उस चूषण जल, जो सेक्शन होता है, जो चूषण होता है, चूषण जल के समतुल्य होता है, जिससे मृदा द्वारा धारित जल मृदा से अलग किया जा सकता है। तो ये आपका पीएफ हो गया दोस्तों। नेक्स्ट का है जल धारण क्षमता, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। जल धारण क्षमता को मैं ये भी कह सकता हूँ, मृदा की अधिकतम जल धारण क्षमता ये भी कह सकता हूं मैं। मैक्सिमम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है? देखिए हम क्या करते हैं कि जब कभी भी हम सिंचाई करते हैं, क्या करते हैं कि जब हम सिंचाई करते हैं या बारिश होती है तो मृदा है, ये मेरा मृदा में क्या, जो मेरा पोर है, जो पहले कण है, कण के बीच में जो पोर है, जो स्पेस है, वो स्पेस क्या होता है? स्पेस में जल और वायु पाए जाते हैं। लेकिन जब वर्षा और सिंचाई होती है तो पूरे पोर क्या हो जाते हैं? भर जाते हैं। एयर वहां से खत्म हो जाती है, पूरे पोर क्या होते हैं? भर जाते हैं। तो इसी के आधार पर भी चर्चा होगी। तो मैं बताऊं कि सिंचाई अथवा वर्षा के बाद जब मृदा के समस्त रंध्रावकाश जल से भर जाते हैं, दोस्तों अभी मैं जिक्र किया, और एक जल से भर जाते हैं, तो अतिरिक्त जल का धीरे जल निकास प्रारंभ हो जाता है। जल निकास, देखिए जल निकास क्या होगा? नीचे के भी तरफ जाएगा जल, है ना। जल निकास प्रारंभ हो जाता है और एक अवस्था ऐसी आती है, एक स्टेज आपकी क्या हो, एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये प्रारंभ होगा तो, और एक इससे ऐसी स्टेज आएगी जबकि जल निकास बिल्कुल क्या होता है? रुक जाता है। जल निकास क्या होता है? बिल्कुल रुक जाता है। ऐसी अवस्था में जल संतृप्त मृदा के अंतर्गत जितना जल रुका रहता है उसे अधिकतम जल धारण क्षमता कहते हैं। दोस्तों देखिए मैं आपको परिभाषा के रूप में फिर से बता दे रहा हूं कि सिंचाई अथवा वर्षा के बाद जब मृदा के समस्त रंध्रावकाश जल से भर जाते हैं तो अतिरिक्त जल का धीरे धीरे जल निकास प्रारंभ हो जाता है। जैसे देखिए मैं आपको बताऊं, इससे भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा मृदा क्या है, लेयर में है,
ए लेयर बी लेयर से जो मेरा लेयर होती है मृदा का, जो आप सांस्तर कहते हैं, हॉरिजॉन कहते हैं। अब इसमें जो है मेरा जो जो ये है क्या, इसमें तो छोटे 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 मृदा के कण हैं, लेकिन क्या अभी मृदा के कण के बीच में स्पेस भी है। स्पेस क्या है, बिल्कुल क्या होता है स्पेस। स्पेस में हवा और पानी दोनों उपलब्ध रहता है। लेकिन जब ये स्थिति है, कंडीशन आती है सिंचाई और वर्षा के बाद क्या होता है, पूरे स्पेस पानी से क्या हो जाते हैं, भर जाते हैं। पूरे स्पेस पानी से भर गए। अब देखिए पूरे स्पेस जब पानी से भर जाते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, जल निकास प्रारंभ हो जाती है। जल निकास प्रारंभ हो जाती है, नीचे की तरफ में भी जल निकास होने लगता है, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जल नीचे भी जाने लगता है। इसी कंडीशन की बात हो रही है कि सिंचाई अथवा वर्षा के बाद जब मृदा के समस्त रंध्रावकाश जल से भर जाते हैं तो अतिरिक्त जल का धीरे धीरे जल निकास प्रारंभ हो जाता है। और एक अवस्था ऐसी आती है जबकि जल निकास बिल्कुल रुक जाता है। ऐसी अवस्था में जल संतृप्त मृदा के अंतर्गत जितना जल रुका रहता है, जितना जल रुका रह जाता है, मृदा की अधिकतम जल धारण क्षमता कहलाती है। ये मेरा हुआ जल धारण क्षमता। मित्रों पहले इतना आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो क्षेत्र क्षमता या जल धारिता। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, क्षेत्र क्षमता या जल धारिता, फील्ड कैपेसिटी की बात हो रही है। देखिए फील्ड कैपेसिटी क्या होती है, क्षेत्र क्षमता अथवा मृदा जल धारिता जल की वो मात्रा है जिससे जल निकास उचित अवस्था होते हुए भी मृदा गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करके नीचे जाने से रोक लेती है। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये क्या कह रहा है, जैसे अभी हमने आपको बताया कि ये मेरी जो फील्ड है, फील्ड में क्या होता है, जल की वो मात्रा जैसे जल उचित व्यवस्था, मान लीजिए जल निकास की उचित व्यवस्था होने के बाद भी, जल की उचित व्यवस्था है, जल निकास की उचित व्यवस्था होने के बाद भी क्या होता है, ये पूरी क्या होती है, फील्ड रहती है। लेकिन फिर क्या होती है, अब जल निकास की पूरी व्यवस्था है, उसके बाद जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा जो जल नीचे जाता है, जो गुरुत्वाकर्षण द्वारा नीचे जल जाता है, लेकिन जब मृदा में कुछ जल उपस्थित रहे लेकिन ये नीचे जाना रुक जाए, इसके गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जो कार्य करता है, जिस पॉइंट पे विरुद्ध कार्य करता है और जो पानी बचा रहता है, वही क्या होता है, फील्ड कैपेसिटी कहलाती है। देखिए क्षेत्र क्षमता अथवा मृदा जल धारिता जल की वह मात्रा है जिसे जल निकास उचित व्यवस्था होते हुए मृदा गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करके, इसके विरुद्ध जो गुरुत्वाकर्षण की कार्य होती है, ये जो होता है इसके विरुद्ध कार्य करके पानी को रोक ले। इससे क्या हुआ, पानी नीचे जा रहा है लेकिन क्या होता है, इसके विरुद्ध कार्य करके रोक ले, कुछ पानी को रोक ले। क्या होता है, कुछ पानी को रोक ले, नीचे जाने से रोक लेती है, वही क्या होता है, फील्ड कैपेसिटी मेरी कहलाती है। और ये फील्ड कैपेसिटी जो होती है, जो फील्ड कैपेसिटी वाली बात होती है, ये 1/3 से 1/3 वायुमंडलीय दाब एटीएम से क्या होती है, अधिक पे होती है। 1/3 एटीएम से क्या होती है, फील्ड कैपेसिटी अधिक पे होती है। इस कंडीशन में 1/3 से अधिक होगी, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो माइक्रोपोर होते हैं, माइक्रोपोर जो होते हैं वो पानी से नहीं होते, पानी उसमें नहीं रहता है, लेकिन जो माइक्रो में पानी उपस्थित रहता है, मैक्रो में जो होता है पानी नहीं रहता। जो बड़े छिद्र होते हैं उसमें पानी निकल जाता है, लेकिन छोटे छिद्रों में जो होता है पानी रुका रहता है। ये 1/3 से ऊपर होता है। और 1/3 की इधर आने पे क्या होता है, हमारा पानी जो एक्स्ट्रा पानी जो की बात हो रही है वो पानी होती है। हम आगे चलते हैं, मुरझान बिंदु, विल्टिंग पॉइंट। विल्टिंग पॉइंट क्या होती है कि पौधों को अस्थायी रंध्र से मुरझा जाने, अस्थायी पौधों को अस्थायी रूप से मुरझा जाने पे, पौधों को अस्थायी रूप से मुरझा जाने के समय अथवा पौधों के सूख जाने के समय मृदा में नमी की जितनी मात्रा अधिक होती है उसे मुरझान गुणांक बिंदु कहते हैं। उससे क्या कहते हैं, मुरझान गुणांक कहते हैं, मुरझान बिंदु कहते हैं। अब देखिए
ये क्या होता है, मतलब कि अभी देखिए दो प्रकार के होते, दो पॉइंटों में हो जाते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारा क्या होता है, आपका देखेंगे कि ये कंडीशन ऐसी आएगी आपकी कि जो मूर्धान विल्टिंग पॉइंट होता है, वो विल्टिंग पॉइंट हमारा जो होता है, वो विल्टिंग पॉइंट हमारा जो भी विल्टिंग पॉइंट होगा मेरा, वे विल्टिंग पॉइंट 15 पे आता है, 15 एटमॉस्फेयर पे आएगा। और देखिए इसमें दो कंडीशंस बन जाती है। हालांकि कहने का पहले तात्पर्य क्या है, ये कहने का तात्पर्य इसका ये है कि मुरझान बिंदु में क्या होता है, जैसे मेरा ये पौधा है, हमने पौधा लगाया है ना, ये पौधा की जड़ें, ये मेरा पौधा है। पौधे क्या करते हैं, मृदा में उतना जल नहीं रह पाता है कि पौधे उसको शोषित कर लें, पौधे उसको क्या कर लें, ग्रहण कर लें। क्या करता है, तो यहाँ पे पौधे मुरझाने लगते हैं। जल तो रहता है लेकिन पौधे उससे जो उनकी चूषण होती है, क्या होता है, वो जो जल जो होते हैं मृदा से जिस तनाव पे जुड़े रहते हैं, उस तनाव से कम इनका चूषण सक्शन कम होता है, इसलिए पौधे उस जल को नहीं ले पाते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि पौधे मुरझा जाते हैं। तो इस पॉइंट को मुरझान बिंदु कहते हैं। मुरझान गुणांक का मान देखिए 15 एटीएम है, 4.2 पीएफ होता है। इसमें क्या होता है, इसमें दो कंडीशन डेवलप होती है, इसमें दो कंडीशन डेवलप होती है। एक तो हो जाती है टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट, एक क्या होती है, टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट होती है, और एक क्या होता है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट होती है। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट होती है, ये टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट। मेरे पिछले वीडियो में मैं ये सब समझा चुका हूं, लेकिन मैं थोड़ा सा समय लेते हुए आपको मैं बता दूं कि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है कि इस पे पौधे मुरझा जाएंगे, उनको पानी देने से भी वापस नहीं आएंगे, वो मुरझा जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी पौधों की। और टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या था, पौधे तो मुरझा जाएंगे लेकिन जैसे हम पानी देंगे और फिर वो पुनः अपने अवस्था में आ जाएंगे। तो हम आगे बढ़े, ये हमारा एक क्या था, 15 एटीएम पे होता है। 15 एटीएम वायुमंडलीय दाब, मतलब एटीएम मतलब वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या या क्या होगा 4.2 पीएफ। अभी मैं पीएफ की चर्चा किया हूं, ये होती है। नेक्स्ट की अगर मैं बात करता हूं तो असलांग बिंदु। असलांग बिंदु क्या होता है, देखिए हम मृदा जब सूखी रहती है तो किसी से चिपकती नहीं है, लेकिन मृदा जो होती है, मृदा में जब क्या हो, हम कुछ पानी मिलाएं, हम मृदा और पानी का लेप बनाएं, ठीक है, हम उसमें पानी मिलाएं, उसका हम लेप बनाएं, और ऐसा मेरा लेपों को किसी वस्तु से चिपके न, मतलब कि मृदा में पानी की वो प्रतिशत मात्रा, मृदा में पानी की नमी की वो प्रतिशतता जिससे कि क्या हो, वो मृदा किसी से चिपके न, किसी वस्तु से चिपके न, वही असलांग बिंदु, असलांग बिंदु या चिपचिपा बिंदु कहलाता है। जैसे मैं बता, मृदा में नमी वह प्रतिशत है जिस पर मृदा और पानी का लेप किसी दूसरे पदार्थ से चिपकता बंद कर देता है। अगर मैं उसका गोल बनाऊं और मैं चाकू से काटूं तो कट जाए, लेकिन चाकू में मृदा की कण नहीं चिपके। ये उसको असलांग या चिपचिपा बिंदु, स्क्ली पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट में मैं हूं जल स्तर। ये देखिए जल स्तर क्या होता है, जल स्तर को हम लोग वाटर टेबल कहेंगे। क्या कहेंगे, वाटर टेबल। ये क्या होता है, मृदा में जिस स्थान पर जल प्राप्त होता है, मतलब सबसे अधिक होता, पूरी उसकी जो पोर क्या हो, पानी से भरी हो, जो उसकी स्पेस हो पानी से भरी हो, तो मृदा में जिस स्थान पर जल प्राप्त होता है उस स्थान की मिट्टी जल से पूर्णतः क्या होती है, संतृप्त होती है। जल के उस तल को ही जल स्तर क्या कहते हैं, जल स्तर या भू जल स्तर, मतलब वाटर टेबल या ग्राउंड वाटर टेबल कहा जाता है। जैसे हम लोग कुएं में जो क्या होता, कुआं अगर हम देखे होंगे, कुएं में क्या होता, कुछ गहराई पर देखे खोदोगे आप तो क्या होता, उसमें पानी पाई जाएगी, कुएं में इस तरह से पानी पाई जाती है। ये पानी क्या दर्शाता है, यही जो कुएं का जो पानी होता है, ये ग्राउंड वाटर टेबल के समतुल्य होता है, ये ग्राउंड वाटर टेबल के समतुल्य होता है। और देखिए ये जो ग्राउंड टेबल होता है, ये समय के अनुसार घटता और बढ़ता रहता है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में क्या हो जाएगा, घटेगा, और वर्षा ऋतु में क्या होगा, वो तल ऊपर आएगा। तो मेरा मित्रों, ये था मेरा आपके कॉन्सेप्ट में बताऊं
बताया कि जो जल की धारिता के जो कॉन्सेप्ट थे उस पर हमने अपना चर्चा किया। अब हम नेक्स्ट चर्चा कर, आप लोग इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। तो अभी मृदा जल स्थिरांक हम लोग समझ रहे थे। अब मृदा जल स्थिरांक जो है, मृदा जल स्थिरांक और जो तनाव, जिस तनाव पे वो जुड़े रहते हैं, हम उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें। उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर रहे हैं तनाव से। तो देखिए क्या होगा, हमारा जो आर्द्रताग्राही जल होता है वो 31 से 10,000 एटीएम पे क्या होता है, रहता है। ठीक है, 31 से 10,000 तक। और पीएफ में देखा जाए तो 4.5 से 7 तक रहता है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपका टेंशन रहता है, जो पीएफ पे जो मृदा स्थिरांक के गुणांक हैं जिससे वो मृदा पानी रहता है, हम उसकी बात कर रहे हैं, उनके संबंध की बात मैं कर रहा हूँ। तो आर्द्रताग्राही जल क्या होता है, 31 से 1,000 के बीच में पाया जाता है। 31 से 1,000 बीच एटीएम के बीच में पाया जाता है। और वही पीएफ में मैं देखूँ 4.5 से 7। और आपका आर्द्रताग्राही गुणांक जो होता है वो 31 होता है और पीएफ में 4.5 होता है। अब मुरझान बिंदु की अगर मैं बात करूं तो मुरझान बिंदु हमारा 15 पे होता है और पीएफ में 4.2 के रूप में रहता है। और केसी जल जो है मेरा 1/3 से 31 के बीच में रहता है और यहाँ पे 2.54 से 4.5 हो जाता है। और फिर उसके बाद क्षेत्र धारिता की मैं बात करूं तो 1/3 होता है, क्षेत्र धारिता 1/3 पे होता है, वहां पे पीएफ 2.54 होता है। असलांग बिंदु 1/4 से कम या अधिक होता है, 1/4 से कम या अधिक होता है वही पीएफ के रूप में। और गुरुत्वाकर्षण जल जो होता है 0 से 1/3 के बीच में होता है और क्या 2.54 से कम होता है। अब आप जल धारण क्षमता जो होती है यहाँ पे वो लगभग 0 पे होता है और उसका पीएफ भी लगभग क्या होता है, 0 होता है। तो देखिए ये पीएफ मेरा इस तरह से मैं आपको एक तालिका दे दिया। और मैं आपको थोड़ी सी अब एक तरीके से और मैं आपको बता दूं समझने के दृष्टिकोण से। जैसे देखिए मैं क्या करूं कि अगर मैं यहाँ पे मेरा जो एटमॉस्फेयर है, अगर मैं यहाँ पे 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, एटमॉस्फेयर तनाव जो मेरा टेंशन है ये मेरा 0 एटीएम हो गया और ये मेरा मान लीजिए 10,000 एटीएम हो गया। ठीक है, 0 से 10,000 एटीएम हो गया। अब मैं थोड़ी सी बात मैं कर रहा हूँ, मान लीजिए 1/3 हो गया, यहाँ पे 1/3 मैं कर दूं, फिर मैं 15 कर दूं, फिर मैं 31 कर दूं, है ना, 31 कर दूं, फिर 1,000 में कर दूं, आपका 31 हो गया, फिर 1,000 में आपका कर दूं और 10,000 मेरा है। तो मैं इसको नाम पे आपको अगर ले जाऊं तो मेरा देखिए 0 हो गया और मेरा क्या होगा, 0 हो गया, 1/3 हो गया, ये 1/3 है, 1/3 इसको 0.33 भी कह सकते हैं आप, 0.3 या 0.33 भी कह सकते हैं आप। तो ये मेरा जो है एटमॉस्फेयर पे है। अब मैं देखूं मैं क्या करूं कि 0 पे जब रहता है, जब 0 पे रहता है तो 0 एटमॉस्फेयर पे क्या रहता है वहां पे, इसको देखिए इस माप को हम बार में भी कहते हैं, बार में नापते हैं, एटमॉस्फेयर में नापते हैं। बार में नापेंगे तो माइनस आप जो साइन सिर्फ बदल जाती है, जैसे 1/3 माइनस हो जाएगा 15 माइनस 31 माइनस 1,000 माइनस 10,000 माइनस 100 बार होता है। मैं वाई मंदिर आप एटीएम में लिख दूँ तो मैं जाने इसी तरह से मैं लिख दे रहा हूँ, दर्शा रहा हूँ। तो ये चीज होती है। और पीएफ का मैं मान आपको दे दिया हूँ। उसके बाद देखिए अब क्या होता है, जो 0 होता है, 0 एटीएम पे क्या होता है, टेंशन के रूप में अगर मैं 0 एटीएम पे लूँ, मैं तनाव जो होता है मैं 0 एटीएम पे क्या होता है कि मृदा जो इस समय क्या होता है, फुल्ली भरी हुई होती है। मृदा में जितनी भी कण है, मृदा के कण हैं और क्या होते हैं, जितना भी मृदा में पोर है, सभी पोर क्या हो जाते हैं, एकदम फुल्ली क्या होते हैं, भरे रहते हैं। इसमें फुल्ली पोर एकदम भरे रहते हैं, पूरी तरह से पोर भरे रहते हैं, वायु नहीं होती है। इस प्रकार के मृदा को सेचुरेटेड मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं, सेचुरेटेड मृदा कहते हैं। मतलब इसमें मृदा क्या है, पूरा भरी हुई है। इस मृदा को हम क्या कहते हैं, सेचुरेटेड मृदा कहते हैं। उसके बाद अब देखिए 1/3 जो 1/3 है, मतलब 203 है, ये हमारा फील्ड कैपेसिटी होती है। इसको हम फील्ड कैपेसिटी पॉइंट कहते हैं। फील्ड कैपेसिटी में क्या होती है, फील्ड कैपेसिटी में जो मृदा है, जो इसमें स्पेस, एक कण जो स्पेस है, इस स्पेस में क्या होता है कि मेरा जो मैक्रो होता है, मैक्रोपोर जो होता है वो खाली रहता है, माइक्रोपोर क्या होता है,
माइक्रोपोर क्या होता है, जल से भरा होता है। मतलब सूक्ष्म वाला जल से भरा रहता है और बड़े जो पोर होते हैं, जो सरंध्र होते हैं, वो खाली होते हैं, वो एयर से भरे रहते हैं। ये एक पॉइंट क्या होता है, इस पे क्या होता है कि पौधों को सबसे अधिक जल मिलते हैं। पौधों को सबसे अधिक जल इसी में प्राप्त होते हैं। इधर बढ़ने पे जल क्या होता है, कम हो जाएगा, पौधों को जो प्राप्त जल है कम हो जाएगा। इधर भी बढ़ने पे पौधों को प्राप्त जल कम हो जाएगा, मतलब इधर पौधों को जल नहीं मिलेगा, पौधे इधर से जल प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब पौधे इधर क्या होता है, इधर जाएंगे तो उनको प्राप्त थोड़ा सा 15 तक तो प्राप्त करेंगे, लेकिन कम मात्रा में करेंगे। यहाँ पे का फुल्ली उनको पौधों को पूरा जल प्राप्त होते हैं, अच्छे से पौधे अपना जल लेते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, विकास के लिए सबसे बेटर यही है, क्योंकि वो सूक्ष्म जो है पानी से भरे रहते हैं और बड़े पोर जो होते हैं एयर से भरे रहते हैं। अगर मैं आगे पढ़ूं तो 15 पे मेरा जो है 15 क्या है, विल्टिंग पॉइंट है, मेरा विल्टिंग पॉइंट है, तो हम पी लिख देते हैं, विल्टिंग पॉइंट लिख देते हैं, जिससे मैं आपको भी बताया हूं, इसके बारे में बताने की मुझे बहुत जरूरत नहीं है। फिर अगर मैं आपको आगे जाता हूं तो ये मेरा जो है क्या है, आर्द्रताग्राही गुणांक है, ये 31 मेरा क्या आर्द्रताग्राही गुणांक है। और 1000 में क्या है कि एयर ड्राई सॉइल होता है। और यहाँ पे क्या होता है, ये एयर ड्राई सॉइल, इसमें एयर ड्राई सॉइल पाए जाते हैं, और ये ओवन ड्राई सॉइल पाए जाते हैं। तो ये तो मैं इस तरह से मैं बता दिया कि आपको जीरो पे क्या होता है, जीरो बार पे या जीरो टेंशन पे क्या होता है कि मेरा मृदा पूरी तरह से क्या होता है, जल से भरी रहती है। और इस पे क्या होता है कि 31 पे क्या होता है कि इसमें आपके मैक्रोपोर जो होते हैं और मैक्रो सूक्ष्म और बड़े, तो जो मैक्रो होते हैं वो बड़ा होता है, वो हवा से बड़ा होता है, जो माइक्रो होते हैं वो सूक्ष्म होते हैं, वो जल से भरते हैं। पौधे इसमें सबसे अच्छे जल को ग्रहण करते हैं। और 15 क्या विल्टिंग पॉइंट होता है, जिसे मैं आपको बताया, ये क्या होता है, आर्द्रताग्राही गुणांक है आपका। और ये क्या एयर ड्राई शुष्क होती है, एयर ड्राई सॉइल होती है, और ये क्या ओवन एयर ड्राई सॉइल होती है। और मैं आपको जल के रूप में बताऊं तो यहाँ इसके 31 से 0 के बीच में जो जल पाई जाती है वो गुरुत्वीय जल, ग्रेविटेटिव वाटर, जो गुरुत्वीय जल होता है वो पाया जाता है 31 से 0 के मध्य में। और मेरा जो है 1/3 31 नहीं, 0 से 1/3 के अंतर्गत, 0 से 1/3 के अंतर्गत जो मेरा जल पाया जाता है गुरुत्वीय जल पाया जाता है। और 31 से यहाँ तक 1/3 से 31 तक। देखिए फिर से मैं बता दूं, थोड़ा लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो गई, मैं एक बार फिर से बता दूं आपको कि 0 से 1/3 के बीच में गुरुत्वीय जल, 0 से 1/3 के बीच में गुरुत्वीय जल, और 1/3 से 31 के बीच में हमारा केसी जल होता है। क्या होते हैं, केसी जल, ठीक है, कैपिलरी वाटर, केसी जल, कैपिलरी वाटर। और 31 से 1000 के बीच में मेरा क्या होता है, आर्द्रताग्राही जल मेरा होता है। अब देखिए ये भी पॉइंट हो गया, कितने कितने में क्या क्या पाई जाती है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि देखिए पौधे को जो, अब मैं आपको इस दृष्टिकोण से बताऊं तो ये वाला पौधा गुरुत्वीय जल पौधे नहीं लेते हैं, पौधे गुरुत्वीय जल को नहीं प्राप्त कर पाते हैं। केसी जल के पौधे प्राप्त करते हैं और आर्द्रताग्राही जल को पौधे प्राप्त नहीं करते हैं। मतलब ये गुरुत्वीय जल को पौधे प्राप्त नहीं कर पाते हैं, यह क्या होता है, आर्द्रताग्राही जल को भी पौधे प्राप्त नहीं कर पाते हैं। पौधे प्राप्त करते हैं केवल केसी जल को, लेकिन केसी जल में 1/3 से 15 के बीच में ही जो जल होता है उसको पौधे प्राप्त करते हैं, और इधर पौधे प्राप्त नहीं करते। 15 से 21 में देखिए 2 क्वेश्चन आ गई, पौधों को केसी जल प्राप्त होता है तो आंसर लिखेंगे यस, केसी जल में
कहाँ से कहाँ तक पौधे प्राप्त होते हैं, कहाँ से कहाँ पौधे जल प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पर 1/3 से 15 के बीच वाले को पौधे जल प्राप्त करते हैं और 15 से 31 वाले को पौधे जल प्राप्त नहीं करते हैं। इसलिए इसको प्राप्य जल कहा जाता है, प्राप्य जल, इसको अप्राप्य जल कहा जाता है। तो ये मेरा, मैं आपको इस तरह से शॉर्टकट में आपको मैं बता दिया। दोस्तों मेरा जल का जो भी लेक्चर हुआ, मैं आपको अब थोड़ी सी एक बात मैं और बता दूं। देखिए थोड़ी सी अगर मैं पॉइंट लूं, सेचुरेटेड जो है, सेचुरेटेड जो वाटर है, सेचुरेटेड वाटर और आपका फील्ड कैपेसिटी और आपका बिल्टिंग पॉइंट की जो है, इस बीच में जल की जो अवेलेबलता होती है, अगर मान लीजिए मैं कहूँ कि अगर जल मान लीजिए एक है, यहाँ पे 1 यूनिट जल प्राप्त यहाँ पे है आपको बिल्टिंग पॉइंट पे, तो फील्ड कैपेसिटी पे वो 2 गुना हो जाएगा इसके, और यहाँ पे सैचुरेटेड जल पे वो इसके 4 गुना हो जाएगा। ये है कंडीशन। तो मेरा जल का वीडियो कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में मैं आप लोग को लेके आऊँगा कि अभी तो समय वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए हम अगला पॉइंट नहीं दे रहे हैं। अगली वीडियो में हम आपको जल से ही संबंधित एक जो वीडियो और लेकर आएंगे। वो क्या होगा, जैसे कि आपका पर्कुलेशन क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन क्या होता है, सीपेज क्या होता है, और ये सब के, और लीचिंग क्या होता है। ये वीडियो मैं नेक्स्ट समय में लाऊंगा। अभी के लिए धन्यवाद।